हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एमएसटी एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। आज हम कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रम जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वाड सम्मेलन आप जानते होंगे, आपने इस बारे में पढ़ा भी होगा। ये जो क्वाड सम्मेलन है 2024, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 2024 मतलब इस वर्ष ये अमेरिका में हुआ है और अगले वर्ष 2025 में इसका आयोजन भारत में प्रस्तावित है। अब पहले तो ये जानते हैं कि क्वाड क्या है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, Q4 क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। देखिए, जो क्वाड है इसकी स्थापना सन 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनकी 2022 में गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उनका नाम है शिंजो अबे। अगर कभी भी आप लोगों से पूछे ना कि क्वाड का जो विचारधारक है कि किस व्यक्ति के द्वारा क्वाड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए शिंजो अबे। करंट अफेयर्स तो है ही, लेकिन करंट अफेयर के साथ साथ इससे रिलेटेड जो स्टैटिक्स जीके है हमारा, वो भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर डायरेक्ट उसी टॉपिक को न पूछ करके उससे संबंधित कोई जीएस का टॉपिक पूछ सकता है। तो हो सकता है ये पूछ ले क्वाड की स्थापना 2007। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसकी स्थापना 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा की गई थी। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 4 सदस्य हैं। और वो 4 सदस्य कौन है? क्योंकि इसकी स्थापना शिंजो अबे के द्वारा की गई, तो जाहिर सी बात है इसमें पहला मेंबर जापान ही होगा। एक जापान के साथ साथ भारत भी इसका मेंबर है। 2 मेंबर तो आप लोगों के सामने सीधा सीधा दिख रहे हैं। यूएसए, अमेरिका में क्योंकि इस बार उसका सम्मेलन हुआ है, तो एक मेंबर तो ये हुआ, दूसरा भारत है, तीसरा वो जिसके प्रधानमंत्री ने इसकी स्थापना का विचार रखा, और चौथा कौन? तीसरा अपने पास आ गया यूएसए, और चौथा आ गया कौन? ऑस्ट्रेलिया। इस क्वाड की स्थापना के पीछे का उद्देश्य था चीन की बढ़ती हुई सैन्य और आर्थिक गतिविधियां, उसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इसकी स्थापना हुई है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। करंट अफेयर्स तो ध्यान रखें ही, लेकिन साथ में उससे संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं वो भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्वाड तक तो हो गया। अब दूसरा जो अपना टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। यह अभी हुआ नहीं है, ये प्रस्तावित है देहरादून में, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है और आयुर्वेद से ये संबंध रखता है। तो और अपने उत्तराखंड में हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, तो आप लोग याद रखें, ये दिसंबर माह में प्रस्तावित है, दिसंबर 2024 में। तो हो सकता है जिनके मैक्सिमम एग्जाम दिसंबर के बाद ही हैं, तो आप लोगों के पास प्रश्न आने की संभावना हो सकती है कि ये सम्मेलन कहां हुआ, तो देहरादून में, और कब हुआ, तो दिसंबर 2024 में। अगला ब्रिक्स सम्मेलन, रूस, कजान घोषणा पत्र आजकल काफी चर्चाओं में है। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज देखते होंगे, देखिए रूस का एक शहर है कजान, वहां पे ब्रिक्स। अब ये ब्रिक्स क्या है, उसके लिए तो आप लोगों को थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। ब्रिक्स वो ब्रिक्स नहीं जो आज आप लोगों को दिखता है। ये ब्रिक्स एक टाइम पे ओनली ब्रिक था। ब्रिक आप सभी लोग जानते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देशों का एक संगठन हुआ करता था पहले। वर्तमान में इसमें पूछे तो 9 मेंबर हैं। अब वो 4 देश कौन है? एक समय पे ब्राजील, रूस, चीन, इंडिया भी, भारत भी था, भारत भी तीसरे नंबर पे भारत। देखिए, ब्रिक की अवधारणा की अगर बात करें तो 2001 में एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था जिम ओ नील। एक व्यक्ति थे
जिन्होंने 2001 में यह अवधारणा व्यक्त की कि क्यों ना पश्चिमी देशों के संगठन की तर्ज पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करे, इंटरनेशनल ट्रेड को और ज्यादा गति प्रदान करे। तो जिम ओ'नील नामक व्यक्ति ने पहली बार अवधारणा दी थी कि इन चार विकसित विकासशील देशों का एक संगठन होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए ब्रिक, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। फिर क्या हुआ, वो सिर्फ अवधारणा मात्र थी, लेकिन 2006 में एक दूसरा ईयर आता है 2006 का। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएनओ है, उसकी जो महासभा, जिसको कि विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं, महासभा का सत्र प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था 2006 में, जब सितंबर 2006 में महासभा का सत्र हुआ और इसी वर्ष इन चार देश के वित्त मंत्रियों ने, विदेश मंत्रियों ने एक वार्षिक बैठकें शुरू करनी प्रारंभ कर दी। अर्थात अगर आप लोगों से कभी भी पूछें कि ब्रिक देशों की वार्षिक बैठकें कब से प्रारंभ हुई थी, तो आप लोगों का आंसर होगा वार्षिक बैठक प्रारंभ कब, 2006 में। यह सिर्फ विदेश मंत्रियों तक ही सीमित था, लेकिन जब इसमें धीरे धीरे बदलाव देखने को मिले तो तब 2009 में एक औपचारिक बैठक बोल सकते हैं हम लोग, जो राष्ट्र अध्यक्षों की अध्यक्षता में संपन्न हुई, वो हुई थी, एक जगह पड़ती है रूस में, उसका नाम है येतिनबर्ग। 2009 में रूस के येतिनबर्ग नामक शहर में राष्ट्र अध्यक्षों की अध्यक्षता में यह ब्रिक सम्मेलन औपचारिक रूप से होने लगा। और इसी वर्ष अर्थात 2009 में यह डिसाइड किया गया कि इस संगठन में, ब्रिक में एक नया मेंबर जोड़ा जाएगा, जिसका नाम, जिस देश का नाम है क्या, दक्षिण अफ्रीका। अर्थात हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसको भी ध्यान रखें। ब्रिक्स का सम्मेलन इस वर्ष जो हुआ है वो रूस के कजान शहर में हुआ। ब्रिक्स की अवधारणा देने वाला व्यक्ति 2001 में दी थी जिम ओ'नील ने। 2006 में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकें शुरू होने लगी 2006 से, लेकिन औपचारिक रूप से 2009 में जब पहली बार राष्ट्र अध्यक्षों के सम्मेलन में इसका सम्मेलन हुआ, औपचारिक सम्मेलन हुआ रूस के येतिनबर्ग में, तो उसी सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया कि दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और तब से इसमें एस जुड़ गया और ये बन गया ब्रिक्स। ओके, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर 2012 में इसका सम्मेलन भारत में भी हुआ। फिर ब्रिक्स, जैसे जैसे ब्रिक्स देशों के संबंध आपस में मधुर होते गए, वैसे वैसे ये ब्रिक्स भी गति पकड़ता गया। और गति पकड़ता गया तो होता क्या है, एक और वर्ष आता है 2015 का। 2015 में, वैसे तो डिसाइड 2014 में ही हो गया था कि अब ब्रिक्स सदस्यों के सहयोग से इसका एक बैंक भी बनेगा। उस बैंक का नाम रखा गया एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अर्थात जिसको हम आमतौर पे आम बोलचाल भाषा में ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। आपके पास अगर कभी भी प्रश्न पूछे ना कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई, तो ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में। एनडीबी बोलते हैं इसको, ठीक हो गया। इस एनडीबी का जो मुख्यालय है यह है रूस के संघाई शहर में, सॉरी चीन के संघाई में, सॉरी। और खास बात इंपॉर्टेंट यह थी, जब एनडीबी की स्थापना हुई उस समय इसके पहले अध्यक्ष जो व्यक्ति बने थे वो भारतीय थे, इसलिए इंपॉर्टेंट। उस समय ये करंट अफेयर्स में पूछा भी जाता था कि एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे। उनका नाम था केवी कामत। केवी कामत, ये भारतीय थे। तो हो सकता है कभी आप लोगों से पूछे, ब्रिक्स बैंक की स्थापना 2015 में, मुख्यालय चीन के संघाई शहर में, पहले अध्यक्ष क्योंकि भारतीय थे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है,
और साथ में एक करंट अफेयर्स आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। पिछले वर्ष की बात है, 2023 की बात। 2023 में इस ब्रिक्स बैंक की एक नई अध्यक्ष बनी है, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति, अगर आप लोग जानते हैं, दिल्मा रोसेफ उस महिला का नाम है, जो अभी एनडीबी की अध्यक्ष बनी है, दिल्मा रोसेफ। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ब्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, 2024 में इसका सम्मेलन रूस के कजान शहर में हुआ। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं कि ये समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है। पिछले वर्ष 2023 में इस ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। ये ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। देखिए, अगर प्रश्न पूछा भी गया है, आप सभी लोग बढ़िया तैयारी में हैं, आप लोग जानते होंगे कि प्रश्न पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक का मेंबर कब बना था। 2010 में फैसला लिया गया था येटिनबर्ग में, 2009 में शामिल हुआ, 2010 में। उसी प्रकार से पिछले वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग एक जगह पड़ती है। आप लोग जब इस क्लास को पढ़ रहे हैं तो अपने पास एक कॉपी भी रखिए, पेन भी रखिए, और जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, आप लोग ये मान के चलिए कि एक क्लास चल रही है, मतलब एक क्लास का अनुभव आप लोग ले सकते हैं। जोहान्सबर्ग आप लोग जानते हो, ये साउथ अफ्रीका का एक शहर है, और यहीं पर 2023 में ब्रिक्स देशों का एक सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन की खास बात यह थी, इस सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया कि ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल किया जाएगा। लेकिन बाद में वो 6 हुए नहीं, उनमें से एक ने तो पहले ही त्याग पत्र दे दिया था कि भाई मैं इस ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनूंगा, और दूसरा देश अभी भी वो डबल माइंड में चल रहा है कि मैं इस ब्रिक्स का मेंबर बनूं या ना बनूं। खैर, उस चीज को छोड़िए। 2023 के जोहान्सबर्ग वाले सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी कि 6 इसके मेंबर बनेंगे, लेकिन बने बाद में 4, और तब जाकर के 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स संगठन में 4 नए सदस्य जुड़े। इन 4 में से एक है मिस्र, ठीक है, दूसरा हो गया इथोपिया, तीसरा हो गया ईरान, और चौथा हो गया संयुक्त अरब अमीरात। ये ध्यान रखें आप लोगों से अगर ये पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में ब्रिक्स में कुल कितने मेंबर हैं, तो ब्रिक्स में एक तो 5 हो गए, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 4 ये 1 जनवरी 2024 को नए 4 मेंबर जुड़े हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में यूएई भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें सऊदी अरब ने भी जुड़ना था, सऊदी अरब ने भी इसमें जुड़ना था। इसमें जब पिछले साल घोषणा हुई थी तो अर्जेंटीना भी इसमें शामिल किया गया था घोषणा में, लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि मैं ब्रिक्स का हिस्सा नहीं हो सकता हूं। सऊदी अरब ने अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है कि ये ब्रिक्स का मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर आप लोगों के माइंड में यह है कि सऊदी अरब भी ब्रिक्स का मेंबर बन गया है, तो आप गलत है, अभी तक नहीं बना। इसके पीछे कई अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, उसकी चर्चा हम यहां पर नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग फिलहाल अपने लिए ये ध्यान रखें कि ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हो गए हैं, तो 5 + 4 9। वो 4 कौन से नए देश जुड़े हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। समझ में आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये ब्रिक्स से रिलेटेड जो कुछ समसामयिक घटनाएं थी वो आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला कौन सा है? अगला है एससीओ समिट 2024 अस्ताना, कजाकिस्तान। देखिए, कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है, उसकी राजधानी है अस्ताना। इस एससीओ में, ये एससीओ है क्या? 2024 में इसका सम्मेलन अस्ताना में होता है, और 2023 पिछले वर्ष इसका सम्मेलन होता है कहां? भारत में। और कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना? और यह इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है
जिसमें चीन, पाकिस्तान, भारत जो एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं वो तीनों इसमें शामिल है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक जमाने में सार्क हुआ करता था जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल थे, लेकिन तीनों देशों का इसमें शामिल होना बड़ा आश्चर्यजनक है और बड़ी महत्वपूर्ण भी है। तो एससीओ क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं इसको संघाई सहयोग संगठन। करंट अफेयर्स क्या था? समसामयिक घटनाएं क्या है कि संघाई सहयोग संगठन का कॉन्फ्रेंस 2024 में कहां पर हुई? तो अस्ताना में। 2023 में पिछले वर्ष भारत में हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण था। संघाई सहयोग संगठन की कभी भी अगर आप लोगों से स्थापना के बारे में पूछता है तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। यह आप लोगों के जीएस के काम आने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार सिलेक्शन दिला जाते हैं। हालांकि ये बेसिक प्रश्न हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन बेसिक को रिवाइज करना ही जीएस की बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जितना ज्यादा आप लोग जीएस में रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण निर्णायक साबित हो सकता है। अच्छा, स्थापना 15 जून 2001 को जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसका नाम था संघाई 5, लेकिन बाद में इसमें अन्य देश जुड़ते गए और इसका नाम संघाई सहयोग संगठन होता गया। महत्वपूर्ण बात यह भी है, इसका नाम तो संघाई से है लेकिन इसका मुख्यालय संघाई में नहीं है। अगर इसकी मुख्यालय की बात हम करें तो इसका मुख्यालय कहां पड़ता है? चीन के बीजिंग शहर में। बीजिंग चीन की राजधानी, लेकिन संघाई चीन का एक काफी प्रसिद्ध शहर है। संघाई में एनडीबी का मुख्यालय है, लेकिन संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय आपके बीजिंग में है। अच्छा, बात करते हैं कि इसमें सदस्य कितने हैं, क्योंकि इसमें पहले 5 सदस्य थे, उत्तरोत्तर इसमें सदस्य बढ़ते गए। जैसे इसका एक मेंबर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जहां पर इसका अभी सम्मेलन हुआ है। दूसरा इसका जो मेंबर है वो है ताजिकिस्तान। सबसे कंफ्यूज ये मध्य एशिया के देश करते हैं, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। तीसरा है किर्गिस्तान, ठीक हो गया। चौथा है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान वो देश है जिसकी राजधानी ताशकंद, और ताशकंद जहां पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, 4 देश तो ये हो गए जो मध्य एशिया के हैं। 5वां जो इसका मेंबर है वो है अपना भाई रूस, और 6वां जो इसका मेंबर है वो है अपना पड़ोसी चीन। इतना नोट कर लिया आपने? यहां पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं ऊपर, चलो लिख, 5, 6 हो गए। यहां पर स्पेस कम है तो मैं यहां पे लिख देता हूं 7वें और 8वें मेंबर। जो इसके 7वें और 8वें मेंबर है वो है, एक तो आपका है भारत, और 8वें नंबर का जो मेंबर है उसका नाम है पाकिस्तान। अच्छा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जैसा मैंने अभी कहा था कि भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों इस संगठन के सदस्य हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और पाकिस्तान ये दोनों 2017 में इसके मेंबर बने। तो यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि भारत एससीओ का मेंबर कब बना, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2017। क्यों हुआ था? उस समय भारत का समर्थन रशिया ने किया था, और चीन को यहां पर लाने की जो समर्थन है वो किसने किया था? पाकिस्तान को यहां पर लाने की जो जद्दोजहद है वो किसने पाली थी? चीन। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 2021 में इसमें एक नया मेंबर जुड़ गया है जिसका नाम है ईरान, और ईरान 2021। ये भी एक करंट का इश्यू हो सकता है आप लोगों के लिए कि ईरान, या ये पूछ सकता है कि एससीओ का सबसे नया मेंबर कौन है? तो एससीओ का सबसे नया मेंबर 2021 में जुड़ा ईरान।
भारत पाकिस्तान कब बने? 2017 में। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। तो कुल 9 मेंबर इसमें हैं और हम लोग पढ़ रहे थे एससीओ का सम्मेलन 2024 जो कि एक करंट का घटनाक्रम था। आई होप आप लोगों की समझ में यह आ गया होगा। स्थापना 2001 में, मुख्यालय बीजिंग, रशियन और चाइनीज इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को इसमें एक और ऐड करवा दूं कि 2022 में यह घोषणा की गई थी कि एससीओ की एक सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी होगी, और वो कहां होगी? हमारी वाराणसी। इसको भी ध्यान में रखिए। अब अगला चलते हैं। अगला कौन सा हमारे पास टॉपिक हो गया? मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में यह आ रहा होगा और आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। अभी एससीओ के बाद अगला जो समिट आता है 19वां G20 सम्मेलन ब्राजील। और ये 19वां G20 अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी का गठन किया गया। भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की बात यहां पर कही गई। बात नहीं कही गई बल्कि उस अलायंस को स्थापित कर दिया गया है। तो अभी बात करते हैं उस बारे में। G20 क्या है? ये तो सभी जान रहे हैं कि G20 आजकल अखबार न्यूज का विषय बना हुआ है। G20 बीच में ये मोदी भी ब्राजील गए थे। ब्राजील का एक शहर है, उसका नाम है रियो डी जेनेरियो। क्या नाम है? रियो डी जेनेरियो। एक अभी जो रियो डी जेनेरियो है इसमें G20 का समिट हुआ, लेकिन ये G20 है क्या? आप लोगों को यह समझना चाहिए। तो G20 19 देशों प्लस 2 संगठनों का दो अंतरराष्ट्रीय संगठन बोल सकते हैं आप इसको, 2 यूनियन कह सकते हैं, 2 संगठनों का संगठन है। या आप लोग सीधे तौर पे इसको ध्यान रखें। G20 में कुल कितने सदस्य हैं? तो टोटल सदस्य, इसका नाम ग्रुप 20 है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसका नाम ग्रुप 20 है, लेकिन इसमें मेंबर कुल कितने हैं? 20 नहीं है, 21 है। पिछले वर्ष आपने देखा होगा जब 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 हुआ था, तो उस समय एक खबर आई थी कि अफ्रीकन यूनियन, जिसमें कि 55 सदस्य है, अफ्रीकन देशों का एक संगठन है, वो G20 का मेंबर बना था। और तब से इसकी संख्या कितनी हो गई? 21। याद रखें, 19 विकसित देशों, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों प्लस 2 संगठन। और वो 2 संगठन कौन है? एक तो हमारा इसमें आ जाता है EU, यूरोपीय यूनियन। ये यूरोपीय यूनियन क्या है? तो यूरोप के 27 देशों का एक संगठन है जिनकी मुद्रा, अधिकांश की मुद्राएं यूरो है। और इसका मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स क्योंकि यूरोप का एक देश है, सॉरी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। EU यूरोपीय यूनियन 27 इसमें सदस्य है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। इसको ध्यान रखिए, इसको नोट भी करते रहिए। और इसकी जो स्थापना है EU की, वो कब हुई थी? सन 1993 में। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। करंट अफेयर्स तो है ही, लेकिन साथ में इस GS को भी ध्यान रखें। 1993 में EU की स्थापना हुई। दूसरा एक संगठन जिसकी बात मैंने अभी कही वो है AU, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन संगठन। इस अफ्रीकन यूनियन की जो स्थापना है वो होती है 2002 में। कब होती है? 2002 में। इसमें जो टोटल मेंबर है वो है 55, और इसका जो मुख्यालय है वो है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा अफ्रीका में एक शहर पड़ता, एक देश पड़ता है इथोपिया। इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर आप लोगों ने सुना होगा, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, दक्षिणी सूडान, तो जो अफ्रीका के सिंह इन देशों को कहा जाता है ना, उसी में शामिल है इथोपिया। और इथोपिया की राजधानी, इथोपिया की जो राजधानी है वो कहां है? आदिस अबाबा। और वो वही इथोपिया जो हाल ही में ब्रिक्स का मेंबर बना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, 19 + 2 21 मैं ये बताना चाह रहा हूं। अच्छा, ये आप लोगों के GS के लिए काम आएगा।
अब बारी आती है कि इस G20 की स्थापना क्यों गई। उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। आप लोगों के यूके ट्रिपल एस यूकेपीएससी उतना डिटेल में शायद नहीं जाएगा, लेकिन अगर गए अभी तो याद रखें, सन 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, एशियाई वित्तीय संकट आया था। उस एशियाई वित्तीय संकट से निपटने के लिए सन 1999 में एक वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। वित्त मंत्रियों की एक सम्मेलन के तौर पे इसकी शुरुआत हुई 1999 में। यह एक सिर्फ वित्त मंत्रियों का सम्मेलन मात्र तक हुआ करता था, जो G20 आज बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जब इस सम्मेलन से पॉजिटिव रिजल्ट जब आने लगे, तो फिर इसी बीच क्या हो गया, 2008 में फिर से वैश्विक मंदी आ गई, और उसी वैश्विक मंदी से निपटने के लिए फिर विश्व के राष्ट्र एकत्रित हुए, और 2009 में इस G20 को एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के रूप में घोषित कर दिया। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच घोषित, अर्थात G20 प्रारंभ में, G20 का इतिहास 1997 से शुरू होता है, जब एशिया में वित्तीय संकट प्रारंभ हुआ। उस वित्तीय संकट से निपटने के लिए प्रत्येक देशों के विश्व के देशों के वित्त मंत्रियों का ये एक सम्मेलन मात्र हुआ करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब इसमें पॉजिटिव सुधार आने लगे, तो 2008 की जो महामंदी थी, उस मंदी से निपटने के लिए राष्ट्र अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए, और 2009 में इसको एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच घोषित कर दिया, और वर्तमान में इसका उद्देश्य भी आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो 2009 में अभी धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे इसमें राष्ट्र अध्यक्ष जुड़ते गए, वैसे वैसे इसका प्रसार होता गया, और प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेलन होने लगा। और सम्मेलन हुआ तो 2023 में, पिछले वर्ष दिल्ली में, और इस वर्ष ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है इस G20 की कि इसमें इस रियो शहर में G20 के सदस्यों ने यह घोषणा की कि आर्थिक बढ़ावा तो हम दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक बढ़ावा के साथ साथ 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सतत विकास लक्ष्य तय किए थे 2030 तक, क्या हम उन सतत विकास लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास है, जिसमें 17 लक्ष्य तय किए गए थे, और उन 17 लक्ष्यों में एक लक्ष्य था भुखमरी और गरीबी। तो फिर परिणाम ये निकल करके आया कि भाई भुखमरी और गरीबी में विश्व के कई देशों के हाल बहुत बुरे हैं, और उन बुरे हालों में से एक भारत भी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस वर्ष 2024 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप सभी जानते हैं, भारत की भुखमरी में हालत बहुत अच्छे नहीं है। 2024 के जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वो कहता है कि भारत की रैंक, वो कहता नहीं, उसमें भारत की रैंक 105वीं है। अब बताइए आप, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनकी जो स्थिति है वो इससे बेहतर है, और कितने में से है, आउट ऑफ 127। 127 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भुखमरी सूचकांक में भारत पीछे से है 22वें नंबर पे, लेकिन आगे से गिनोगे तो सैकड़ा पार कर रहा है। इसका मतलब यहां की स्थिति अच्छी नहीं है। तो उसी बात पर फोकस करने के लिए G20 के सदस्यों ने यह डिसाइड किया कि क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पर एक अलायंस होना चाहिए, और उस अलायंस का नाम होना चाहिए अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पोवर्टी। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा जाने की संभावना है कि किस G20 में इस अलायंस का मतलब गठबंधन, हंगर भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन, इस गठबंधन का उद्देश्य होगा हंगर को खत्म करना, भुखमरी को समाप्त करना, और साथ साथ पोवर्टी को समाप्त करना। प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, प्रश्न यह बन सकता है आप लोगों के पास कि अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पोवर्टी
की स्थापना किस G20 सम्मेलन में की गई? 17वें, 18वें, 19वें, 20वें? कई बार ये भी ध्यान आ जाता है, तो आप लोग याद रखिए ब्राजील में जो ये G20 सम्मेलन हुआ ये 19वें नंबर का है। पिछले वर्ष जो भारत में हुआ था वो 18वें क्रम का था। उम्मीद है आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के अलायंस बनने चाहिए और बनते रहते हैं। ठीक है, अब आगे अभी कॉप 29, ये कॉप 29 क्या है? अभी हो सकता है टाइम ज्यादा हो गया हो। देखिए कॉप 29 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कई लोगों की समझ में हो सकता है आप लोगों को आता हो, सर टाइम हुआ क्या? अभी है, ठीक। देखिए कॉप 29 क्या है? बाकू, अजरबैजान एक मध्य एशिया का देश है। कितना टाइम हो सर? अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए कॉप 29 बाकू अजरबैजान एक मध्य एशिया का देश पड़ता है। और आप ये तो है ही महत्वपूर्ण कॉप 29 करंट अफेयर्स के लिए तो ये है, लेकिन अगर हम इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो ये कॉप क्या है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस कॉप की जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कॉप होता क्या है? प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तनों पर होने वाला एक कॉन्फ्रेंस है, एक सम्मेलन है। अर्थात हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन पर होने वाला सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन पर अगर आप लोग इस क्लास को पढ़ रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से पढ़ें। आप लोग नोटबुक और पेन हाथ में रख करके आप लोग नोट कर सकते हैं। ये पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी साबित होने वाला है। देखिए जलवायु परिवर्तन पर होने वाला सम्मेलन, होने वाला सम्मेलन। देखिए अब जलवायु परिवर्तन पर होने वाला अगर ये सम्मेलन है तो फिर इस सम्मेलन को करवाता कौन है? इसको नोट कीजिए। इस सम्मेलन को कॉप नामक जो सम्मेलन है 29 मतलब 29वें क्रम का है ये। इसका मतलब पहला भी हुआ होगा। कौन? कॉप को कराने वाली जो संस्था है उसका नाम है UNFCCC। अर्थात इसका अगर आप लोग फुल फॉर्म जानोगे ना, बीच में एक पेपर हुआ था, शायद ये सीटेट का था, एक किसी चीज का था, उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? हो सकता है भविष्य में आप लोगों से पूछे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किस संस्था के द्वारा कराया जाता है। हो सकता है उसमें ऑप्शन ये भी हो, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम कार्यक्रम, क्योंकि ये भी पर्यावरण से संबंधित एक संस्था है। हो सकता है एक आध ऑप्शन आप लोगों से और पूछ ले। तो याद रखें ये जो UNFCCC है इसका नाम है यूनाइटेड नेशन। इस UN का मतलब तो आप इतना यूनाइटेड नेशन याद रखें। F का मतलब होता है फ्रेमवर्क। F का मतलब क्या है? इस F का मतलब है फ्रेमवर्क। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। देखिए एक तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। कई बार पता क्या होता है, वो ये पूछ लेता है कि UNFCCC में F का तात्पर्य क्या है? ये फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, एक प्रारूप है। कन्वेंशन, इस C का मतलब क्या है? वो अंडरलाइन कर देगा आपके पास और पूछ लेगा। कन्वेंशन का मतलब एक प्रकार का ये समझौता है। ये समझौता क्या था? वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उस पर निपटने के लिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के द्वारा एक कन्वेंशन, एक समझौता किया गया और इस समझौते को लागू किया गया था सन 1994 में। कई बार डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा गया है कि UNFCCC की स्थापना कब की गई थी, तब आपका उत्तर पता क्या होगा? तब आपका उत्तर होगा 1994 में। UNFCCC ये कन्वेंशन, ये समझौता कब हुआ? तो 1999 में समझौता हुआ। समझौता हुआ। कौन सा समझौता?
आप लोग सीधे तौर पे ये लिख सकते हैं यूएनएफ, यहां पर लिखने का थोड़ा सा कंडिस्टेड हो रहा है, तो आप लोग कॉपी पे ये लिखिए यूएनएफ ट्रिपल सी समझौता हुआ 1992 में। यह समझौता प्रभावी, ये लागू कब हुआ? तो 1994 में। समझ में आई बात? अब फिर बारी आ रही है, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, आप लोग ये भी टॉपिक से ना भटकिए। ये करंट अफेयर्स था कॉप 29, और ये कॉप 20 जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जलवायु परिवर्तन पर होने वाला वार्षिक सम्मेलन, जिस सम्मेलन का आयोजन यूएनएफ ट्रिपल सी करवाता है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कन्वेंशन हुआ था 1992 में, और इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1994 में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिर बारी आती है कि जब ये कॉप 29 है, तो कॉप फर्स्ट कब हुआ होगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। कॉप 21, अच्छा ये जो